बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं लॉ स्ट्रीट जर्नल की खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बेनेट यूनिवर्सिटी में। बेनेट यूनिवर्सिटी में 3 दिन का कार्यक्रम रहा, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस रही, जिसका कि आज समापन है। आप लॉ स्ट्रीट के माध्यम से उसको पूरा लाइव भी देख पाए और इस वक्त जो कार्यक्रम है उसका बोर्ड भी आप पीछे देख पा रहे हैं। 3 डे कॉन्फ्रेंस ऑन फॉरेंसिक साइंस, लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस। बहुत कम कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इस टॉपिक के इर्द गिर्द, लेकिन ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर बचपन में आप लोगों ने सीआईडी देखा हो, और सीआईडी में डॉक्टर सालुके का किरदार आप जरूर जानते होंगे। डॉक्टर सालुके का किरदार ने कितने सीआईडी के केसेस सॉल्व किए फॉरेंसिक साइंस के माध्यम से, उतना ही इंपॉर्टेंस है फॉरेंसिक साइंस लॉ में। लॉ में फॉरेंसिक साइंस जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो इस टॉपिक पे आइए जानते हैं कि आज के जो गेस्ट हैं और जो डीन हैं, जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है बेनेट यूनिवर्सिटी की, उनके क्या विचार हैं और कैसा रहा ये 3 दिवसीय कार्यक्रम। आइए चलते हैं अंदर। बेनेट यूनिवर्सिटी से 3 दिन की कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि फॉरेंसिक साइंस किस तरीके से लॉ में हेल्प कर सकती है, किस तरीके से रेलेवेंस है, उस पर 3 दिन की यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रही। अभी अभी कार्यक्रम समाप्त हुआ है और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जो कि इस वक्त जो एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच है न्यू दिल्ली में, उसमें जुडिशियल मेंबर हैं। सर, सबसे पहले तो लॉ स्ट्रीट से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे दर्शकों ने आपका पूरा जो आपकी स्पीच थी उसका लाइव प्रसारण भी सुना। आपकी जो बातों से मुख्य जितना भी आपका संबोधन रहा, उसमें हमने जो चीज़ नोटिस करी वो ये थी कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमियां गिनाई। सर, हमारे दर्शकों के लिए भी वो कुछ कमियां बताइए कि कौन कौन सी कमियां। आपका बहुत लंबा एक जुडिशियल करियर है, आप इतने सीनियर, और आप शायद 90s के, आपने वो वाला एरा भी देखा जो अर्ली 2000 वाला था, और अब जो हम बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं उसकी तरफ भी आप देख रहे हैं। क्या डिफरेंस आए और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में लैक है? देखिए, जुडिशियल सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर की तो वास्तव में बहुत कमी है। क्योंकि मैं बेसिकली यूपी से हूँ, तो आपको यूपी के बारे में बता सकता हूँ। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की हद से ज़्यादा हालत ख़राब है। मैं जब फ़र्रुखाबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव जज था तो मैंने वहाँ पे रिपोर्ट भी लिखी थी। वहाँ स्थिति ये थी कि जुडिशियल ऑफिसर जिन कोर्ट रूम में बैठ रहे थे, वो मतलब उसमें डायस पे पेशकार और स्टेनो एक साथ नहीं बैठ सकते थे, इतना ही बड़ा डायस नहीं था। और जुडिशियल ऑफिसर का चैम्बर बहुत छोटा सा होता था और वहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं था। यानी बाहर एक टेंट लगा के और एक बाल्टी रख दी गई थी, दैट इज़ हाउ दे वर यूजिंग इट। मतलब ये हालत थी वहाँ पर। और आप ये समझिए कि जुडिशियल ऑफिसर्स के पास स्टाफ की इतनी कमी है कि मैंने एज चेयरमैन एरियर कमेटी यूपी में 17 से 18 हज़ार एडिशनल स्टाफ के लिए लिखा था। यानी जो पैरामीटर्स हैं उसमें यह है कि एक जज के पास 300 फाइलों पर एक क्लर्क होना चाहिए। अब एक एक मजिस्ट्रेट के 18 20 25 हज़ार मुकदमे हैं और क्लर्क एक है, तो आप सोचिए कि कितने क्लर्क की ज़रूरत है। उस ज़माने में जब 2018-19 में मैंने रिपोर्ट भेजी थी, क्योंकि मैं अप्रैल 2020 में रिटायर हुआ था, और उससे पहले मैं जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हमारे चीफ जस्टिस थे, उनको भी रिपोर्ट दी थी। उस समय स्टेनोग्राफर्स भी जजेस के पास अवेलेबल नहीं थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। यानी लगभग 2400 जुडिशियल ऑफिसर थे टोटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और उनके पास में टोटल 1900 कुछ स्टेनोग्राफर्स अवेलेबल थे। तो जजेस को अगर स्टेनोग्राफर नहीं मिलेंगे फैसले लिखाने के लिए, तो ये नहीं फैसले नहीं लिखाते हैं, फिर हाथ से लिखते हैं, समय लगता है, मुकदमे जल्दी नहीं हो पाते और काम भी स्लो हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ज़रूरत से ज़्यादा कमी है, मैन पावर की बहुत कमी है। जितने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उसके हिसाब से कोर्ट रूम्स नहीं हैं, और सरकार पैसा तो कहती है बहुत खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ कैसे क्या जा रहा है वो ग्राउंड लेवल पर नहीं दिख रहा है। और यही वजह मुझे ज़्यादा लगती है कि जैसे मैंने बताया था कि 2017-18 में मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी। उस समय यूपी में 57 लाख केसेस पेंडिंग थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और आज वहाँ 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा केस पेंडिंग है। सिर्फ 7 साल में बढ़ गया, डिपेंडेंसी बढ़ी है। पेंडेंसी बढ़ गई, ज़बरदस्त बढ़ गई, ऑलमोस्ट दोगुनी हो गई।
तो कारण क्या है कि क्राइम ज्यादा हो रहा है नहीं, कि क्राइम नहीं, केसेस नहीं तय हो पा रहे हैं, सिर्फ आज तारीखें ज़्यादा पड़ रही हैं, केसेस नहीं तय हो पा रहे हैं, जजेस की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, जजेस के अपॉइंटमेंट टाइम से नहीं हो पा रहे हैं, कोर्ट से खाली पड़े हैं। अब जैसे आपने सुना होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट, जी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट करीब 250 कोर्ट यूपी के लिए बनाई गई। तो ऐसा नहीं है कि नई कोर्ट बनी, नए अफसर आए, जो ऑलरेडी ऑफिसर अवेलेबल थे उन्हीं में से कुछ ऑफिसर्स को 250 फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर दिया, तो नतीजा रेगुलर काम अटक गया। तो बात तो वही है। तो वो जिस स्पिरिट से वर्क होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और उसको एक ओवरऑल, मतलब एक पूरा होलसम उसकी रिफॉर्म की ज़रूरत है, जो नहीं हो पा रहा है। सर, एक बड़ा अच्छा टॉपिक यहाँ पे 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का रहा कि किस तरीके से फॉरेंसिक साइंस जो है वो रेलेवेंस है लॉ के फील्ड में। आपने तीनों चीज़ों को बताया कि जो लोग कॉरपोरेट में जाना चाहते हैं उसके लिए कम रेलेवेंस, ना के बराबर रेलेवेंस है लगभग, सिविल में थोड़ा सा ज़्यादा और क्रिमिनल में इसकी बहुत रेलेवेंसी है। और आपने इसका भी वो बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी आबादी और केवल 3 फॉरेंसिक लैब्स इस वक्त हमको मिल पाए हैं। क्या सर जुडिशरी जो है, आप लोग जुडिशल जो बहुत सीनियर जजेस हो चुके हैं, आप लोग क्या सरकार से भी पहल करते हैं, सरकार को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए, और क्या सरकार कुछ इसमें आप लोगों की सुनती है, सुनवाई होती है? फैसलों में लिखते हैं भाई, देखिए हम कोई पब्लिक फ्रंट पे जाके तो भाषण दे नहीं सकते, है ना। हमारे पास करने का एक ही साधन है, अपने फैसले में लिखना। अब यहाँ पर पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सिग्नेचर जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं करता। मैंने करीब 2 साल लगातार क्रिमिनल के अपीलें तय की, जिसमें लोगों को मृत्युदंड या लाइफ सेंटेंस मिला था, और मैंने रिकॉर्ड से देखा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने साइन की हुई है, आँखों के डॉक्टर ने साइन की हुई है, गायनिकोलॉजिस्ट ने साइन की हुई है। अब फॉरेंसिक साइंस एक सेपरेट सब्जेक्ट है, एक्सपर्टीज़ है उसकी। फॉरेंसिक रिपोर्ट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और उसको ऐसे डॉक्टर साइन कर रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो डॉक्टर अवेलेबल होता है उसी से करा देते हैं। अब आप समझ सकते हैं उसकी क्या ऑथेंटिसिटी होगी और कितनी रिलायबल होगी। ये हालत है। हम लोग फैसले में लिखा है, बहुत बार लिखते हैं, लेकिन उसके आगे बात रह जाती है। उसके बाद रह जाती है। जब सर अंदर भी अभी बोल रहे थे तो हम लोगों ने एक बात जरूर देखी कि जब कोई अच्छा एक स्पीकर होता है या फिर बोल रहा होता है, सबसे बड़ी उसकी ताकत होती है कि अगर जितनी भी देर वो बोले, वो जो सामने की ऑडियंस है उसको जगा के रख पाए। लेकिन सर की बात में वो बात थी कि जितनी भी सर ने बातें बोली सब प्रैक्टिकल बेस पे थी। और जो भी आप लोगों ने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हो गई, सर ने वो भी गिनाई कि कहाँ कहाँ अभी हम लोग लैग कर रहे हैं। और वास्तव में जब हम लोग बात करते हैं अपने 2047 में, हम लोग अपने 100 साल को पूरे करने वाले हैं आज़ादी के, अगर तब तक हमको कि हम चाहते हैं कि हमारा भारत जो है विकसित भारत बने, तो जो जो सर ने बोला कि अभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी कमी है, खासकर सर ने पॉइंट आउट किया कि जो फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं बहुत कम है। आप सोचिए पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी, जो कि अगर हम पाकिस्तान को देखें या फिर कई यूरोप की देशों में देखें, उतनी आबादी नहीं मिलेगी उतनी अकेली उत्तर प्रदेश में, और मात्र जो फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं वो 3। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाए, वो सर का भी कहना है, और लॉ स्ट्रीट का भी लगातार यही कहना है। हम लोग जितने भी लोगों से बातचीत करते हैं लगभग यही कुल मिला के बात आती है कि जजेस कम है, स्टाफ कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर लैक है। तो अपनी इस रिपोर्ट से और सर की बातों से बस यही एक दरखास्त के, अगर कोई भी सरकार में बैठा नुमाइंदा इस बात को सुने तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बेनेट यूनिवर्सिटी में। बेनेट यूनिवर्सिटी में लगातार 3 दिन कार्यक्रम रहा, कॉन्फ्रेंस रही, और कॉन्फ्रेंस का जो विषय रहा वो थोड़ा सा हमें सरप्राइज करा और थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाया। विषय था कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज इन लॉ। और बात करते हैं बेनेट यूनिवर्सिटी की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से, बेनेट यूनिवर्सिटी जो लॉ स्कूल है उसके डीन से, कि क्या कार्यक्रम रहा, कैसा कार्यक्रम रहा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप कुलश्रेष्ठ, जो कि डीन है स्कूल ऑफ लॉ बेनेट यूनिवर्सिटी के। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमसे बात करने के लिए आपने समय निकाला। सर, 3 दिन से लगातार हम लोगों ने इस इवेंट को कवर किया, और विषय जो है वो जनरली जब हम लॉ स्कूल्स के इवेंट्स को कवर करते हैं या फिर हम लोग पढ़ते भी हैं तो थोड़ा सा हटके ये टॉपिक था आपका, कि किस तरीके से फॉरेंसिक साइंस जो है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पर जो है
वो प्रभाव डालती है, किस तरीके से सॉल्व करती है केसेस को सॉल्व करने के लिए। और आज भी जब हम लोग जस्टिस सुधीर का आपका जो है संबोधन सुन रहे थे, उसमें उन्होंने लगातार जो है कुछ कमियां गिनाई इंफ्रास्ट्रक्चर की, किस तरीके से हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डाउन है। सर, क्या मानते हैं कि 3 दिन का जो इवेंट रहा, सबसे पहले तो कितना पार्टिसिपेशन रहा, कितना यूनिवर्सिटी से बेनेट से रहा और कितना बाहर से रहा, और बच्चों का रिस्पांस कैसा रहा ओवरऑल? ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और इसको 26 सितंबर को डॉक्टर जी के गोस्वामी जो एडिशनल डीजीपी रैंक के आईपीएस ऑफिसर हैं और यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको इनागोरेट किया था। और फिर इसमें टेक्निकल सेशंस थे और टेक्निकल सेशंस में हमारे पास बहुत सारे पेपर देश विदेश से आए थे। उसमें से हमने जो अच्छे पेपर थे जिनकी क्वालिटी अच्छी थी उनको हमने 3 टेक्निकल सेशंस में उनको प्रेजेंट कराया। और ये जो आपका प्रश्न है कि हमने ये विषय क्यों चुना, तो अभी जो नए क्रिमिनल लॉ आए हैं 1 जुलाई 2024 से फोर्स में, उसमें ये व्यवस्था की गई है सेक्शन 176(3) में कि जो भी अपराध हैं जिनमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, ऐसे अपराधों का फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी किया गया है। और इसके लिए 5 साल का समय दिया गया है कि फॉरेंसिक लेबोरेटरीज और फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज ऐसे लोगों को ट्रेन कराएं जिनकी आवश्यकता होगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे लॉ स्कूल ने ये 3 दिन की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी थी। और इसमें हमारी बेनेट यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल्स के यूजी और पीजी के छात्र और पीएचडी के छात्र और हमारी फैकल्टी का बहुत भारी कोऑपरेशन रहा। और इसकी प्रिपरेशन पिछले 5-6 महीने से चल रही थी। इसमें देश विदेश के जो विख्यात लोग हैं जिन्होंने फॉरेंसिक साइंस में बहुमूल्य कार्य किया है उनको हमने बुलाया। और इसमें हमारे स्टूडेंट्स को और हमारी फैकल्टी को भी काफ़ी जानकारियाँ मिली। इसमें हमने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से प्रोफेसर्स को भी बुलाया जिन्होंने इस पर काफ़ी प्रकाश डाला इस विषय पे, क्योंकि ये विषय नया है। तो इसमें आवश्यकता ये महसूस की गई थी हमारे विद्यालय में कि इस पे हमें अपने छात्रों को इसके जो आयाम हैं, जो नए नए पैराडाइम्स हैं, उनमें अवगत कराया जाए। उसमें ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी हद तक सफल रही। और इस कॉन्फ्रेंस का हमने जब उद्घाटन किया था, इनागोरेशन किया था, उसमें हमने इसकी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग लॉन्च की थी। और अब हम जो हमारे पास पेपर आए हैं इनको हम एक बुक फॉर्म में पब्लिश करेंगे और गवर्नमेंट को हम इसको भेजेंगे, जिससे कि सरकार भी इस पे जो ज़रूरी कदम है उनको उठा सके। तो, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ रहे बेनेट यूनिवर्सिटी है, बेनेट यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल जो है उसके डीन, और किस तरीके से उन्होंने जो अपना 3 दिन का इवेंट रहा, बेहद सक्सेसफुल इवेंट रहा। और खासकर जो हम लोगों को अट्रैक्ट किया वो किया इसका विषय, कि विषय जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही था ऊपर कि किस तरीके से जो रेलेवेंस है इसका बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ता जा रहा है, खासकर जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनके बाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हम लोगों से बातचीत बहुत करने बहुत के लिए। धन्यवाद। सर, कैसा रहा कार्यक्रम और कितना करीब पार्टिसिपेशन रहा बच्चों का, कितने बेनेट के थे और कितने बाहर के बच्चों ने पार्ट लिया लगभग? It was a really wonderful event. At very first day, the chief guest was Dr. G.K. Goswami sir. He is renowned in the field of forensic science. He is retired IPS and he is working in forensic field. Okay, and we got immense support from our dean sir, Professor Dr. Pradeep Kumar Kulshrestha, in organizing and the conference. So it was very wonderful conference that we have organized. And there is around more than 100 plus participants from outside and from the inside of the Bennett University. क्या इसका आप जब अब कंक्लूड हम लोग कर चुके हैं, क्या कंक्लूजन ओवरऑल निकला? किस तरीके से फॉरेंसिक साइंस को आप मानती हैं, किस तरीके से लॉ में हेल्पफुल है? अभी हम जस्टिस सुधीर से भी बात कर रहे थे, उन्होंने लगातार हम लोगों को कुछ कमियां गिनाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कमियां हैं, फॉरेंसिक जो लैब्स हैं बहुत कम हैं। तो ओवरऑल किस तरीके से आप चीज़ों को देखती हैं और स्टूडेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट करती हैं कि कल को अगर वो भी जुडिशरी में जाएं तो किस तरीके से अपनी मांगों को सरकार के सामने आगे रखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस सिस्टम का सुधरना चाहिए? हमारे बहुत सारे स्पीकर्स थे कल के सेशन में, और आज जजेस ने भी पॉइंट आउट करा है कि देर आर डेफिशिएंसीज। तो इस कॉन्फ्रेंस से हम यही कंक्लूजन निकालते हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में जो लैब्स का डेफिशिएंसी है वो रिक्वायरमेंट
देखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे इन कॉन्फ्रेंस से और हम लोग आगे इस कॉन्फ्रेंस के कंक्लूजन और सजेशंस देते हैं फर्दर, और हम आगे भी फ्यूचर में वी आल्सो हैव इन दिल्ली नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, सो वी आर looking forward to collaborate with them, and then we are also planning to have one lab specifically focusing to forensic science. And as far as students who have participated and presented their papers, they have gathered so much knowledge from this particular conference, and hopefully with the passage of time and with the budget and the infrastructure which we were lacking behind, so maybe in the times to come the government has also realized, and as far as the judges have also put this point, we are very hopeful that it will be listened to the government, and we will be proposing the budget and also as far as the labs for the university, and it will be the first university who, as far as in UP is concerned, who will be creating this particular lab for forensic science. तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से 3 दिन की एक बेहद सफल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे अपने कंक्लूजन पे पहुंची, समाप्त पे पहुंची, और कार्यक्रम होते रहते हैं, हर कॉलेज में होते हैं, हर यूनिवर्सिटीज अलग अलग कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन सबसे मेन चीज़ होती है कार्यक्रम 1 दिन का हो, 3 का हो या फिर 7 का हो, कि जब कार्यक्रम खत्म हो तो स्टूडेंट्स उससे कुछ सीख के जाएं। और जो इस कार्यक्रम का विषय था वो विषय थोड़ा सा हटके था, जो कि जनरली हम देखते हैं लॉ स्कूल्स पे बात नहीं होती है कि किस तरीके से फॉरेंसिक साइंस जो है वो रेलेवेंस है इस लीगल सिस्टम में। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने देखा, आज के जो गेस्ट हो गए या फिर पहले दिन के जो गेस्ट हो गए, सब ने इस विषय पर अच्छा खासा प्रकाश डाला, और मैम से बातचीत करके हमको पता भी लगा कि जो आपका बेनेट यूनिवर्सिटी है ये अपने स्टूडेंट्स को अलग तरीके से एक जो है फॉरेंसिक साइंस जो है वो सब्जेक्ट भी ऑफर करता है कि अगर कोई फॉरेंसिक साइंस में अपना जो है स्पेशलाइजेशन करना चाहे तो वो कर सकता है। जो लोग बहुत लॉ से अलग हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैं एक बहुत साधारण शब्दों में बता देता हूँ। बचपन में आप लोगों ने सीआईडी देखा होगा, सीआईडी में डॉक्टर सालुके थे, और डॉक्टर सालुके ने कितने केसों को हेल्प किया सॉल्व करने में, ये किसी से छुपा नहीं है। तो वही फॉरेंसिक साइंस जो है लीगल सिस्टम में हेल्प करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि लॉ स्ट्रीट भारत लॉ स्ट्रीट जर्नल की खास पेशकश आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, अब मुलाकात होगी एक और बार नई किसी कार्यक्रम में, नई किसी पेशकश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।